डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम प्रोडक्ट स्पेस में न्यू थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास प्रोडक्ट इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट इनवेरिएंट का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो प्रोडक्ट करने पर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जैसे कि हमारे पास होस्ट ऑफ स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है, होस्ट ऑफ नेस जो प्रॉपर्टी है, उसका भी प्रोडक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सेकंड काउंटेबल स्पेस की जो प्रॉपर्टी है, सेकंड काउंटेबल एक्सिम है, उस पर भी प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ इतना सा शो करना है कि द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू होस्ट ऑफ स्पेस इज अगेन होस्ट ऑफ स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें प्रोडक्ट को भी क्या शो करना है, होस्ट ऑफ शो करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं प्रूफ। सबसे पहले मान लेते हैं लेट एक्स टी एंड वाई बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, वी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, इसको T2 स्पेस भी बोला जाता है, T2 स्पेस है ना। V2 टोपोलॉजिकल स्पेस, V2 टोपोलॉजिकल, V2 होस्ट ऑफ स्पेस है ना, इसको लिख देते हैं होस्ट ऑफ स्पेस, V2 होस्ट ऑफ स्पेस। अब देखिए, अगर ये दोनों होस्ट ऑफ स्पेस है, इसका मतलब क्या होगा, देन बाय डेफिनेशन फॉर ईच pair of distinct element, for each pair of distinct element of x and x, there exist G1 and G2 be two open neighborhood of x and y such that G1 intersection G2 is equal to 5. Similarly, we can write similarly if अच्छा, इसको आप बोल दीजिए x1 and y1 है ना, तो इसको लिख दीजिए आप अगेन डेफिनेशन फॉर ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ y there exist H1 and H2 be two open neighborhood of X2 and Y2 such that इस तरह से मिलेगी आपके पास कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या शो करना है, टू शो दैट X क्रॉस Y W इज होस्ट डॉट स्पेस है ना, होस्ट डॉट स्पेस, इसको भी क्या शो करना है, होस्ट डॉट स्पेस शो करना है ना। तो हम कैसे शो करेंगे, देन फॉर ईच पेयर है ना, देन फॉर ईच पेयर x1 y1 एंड x2 y2 वी हैव हमारे पास क्या होगा है ना। अब देखिए, सिंस आपके पास जो x1 y1 है वो कहाँ का एलिमेंट होगा है ना, यहाँ पर x1 एलिमेंट है G1 का, y1 एलिमेंट है G2 का है ना। तो x1 y1 कहाँ का होगा, जी होगा G1 क्रॉस H1 का, एंड x2 y2 कहाँ का होगा, ये होगा आपके पास G2 क्रॉस H2 का है ना। तो यहाँ पर B2 ओपन नेबरहुड ऑफ x1 एंड y1 रेस्पेक्टिवली सच दैट, और यहाँ पर लिख दीजिए रेस्पेक्टिवली सच दैट। तो x1 G1 का होगा, y1 H1 का होगा, तो ये हो जाएगा, और ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, हम ऊपर ही कह चुके हैं है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास G1 क्रॉस H1 इंटरसेक्शन G2 क्रॉस H2 इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था कि ये सेपरेट इस तरह से हो जाते हैं, G1 इंटरसेक्शन G2 क्रॉस H1 इंटरसेक्शन H2। सिंस दिस इज 5 एंड दिस इज 5, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 5 इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये क्या आ गया आपके पास 10, इस तरह से लिख सकता हूं मैं 10 x1 y1 is not equal to
H2, Y2, there exists G1 cross H1 and G2 cross H2, two neighborhoods of X1, Y1 and X2, Y2 such that क्या हो गया हमारे पास G1 cross H1 intersection G2 cross H2 is equal to 5, which implies that X cross Y is W is Hausdorff space. ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सी थ्योरम थी. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कीजिए. पॉज द वीडियो. आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रोडक्ट इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज की सेकंड थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं. क्या कहती है सेकंड थ्योरम कि अगर आपके पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल एक्सिम को सेटिस्फाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सेकंड काउंटेबल एक्सिम को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं कि सेकंड काउंटेबल एक्सिम क्या होती है. कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस है या सेकंड काउंटेबल एक्सिम को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक काउंटेबल, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस, उसके पास एक काउंटेबल बेस तो होगा ही होगा. ठीक है स्टूडेंट, तो अगर कोई स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस, and if there exists a countable base then x3 is second countable. ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट को सेकंड काउंटेबल शो करना है. तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट x3 and yv be two second countable space. कोई दो सेकंड काउंटेबल स्पेस है ना. Then there exists B is equal to BI where I is element of capital N है ना, और C and C is equal to CJ where J is element of capital N. B2 countable base of x3 and y, v respectively. y, v respectively. आपके पास ये दो सेकेंड काउंटेबल बेस है. x3 के लिए ये है और y v के लिए ये है. तो आपको क्या करना है कि आपको शो करना है कि x के लिए अगर b है, y के लिए आपके पास अगर c है बेस, अगर x के लिए बेस b है, y के लिए बेस c है, तो डेफिनेटली x क्रॉस y के लिए बेस आपको पता है कि इनका प्रोडक्ट होने वाला है ना, क्योंकि बेस तो क्या बनता है, प्रोडक्ट ही बनता है ना. देन we show that x क्रॉस y is है ना, x क्रॉस y w is also second काउंटेबल है ना स्टूडेंट. तो आपको ये शो करना है कि आपका x क्रॉस y w भी क्या होगा, सेकंड काउंटेबल होगा. तो सबसे पहले सेकंड काउंटेबल शो करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा कि इसके पास भी एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, काउंटेबल बेस चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, देखिए सिंस D इज इक्वल टू B क्रॉस C is a base for x cross y. सिंपल सी बात है, अगर B x का है C y का है तो उनका प्रोडक्ट x क्रॉस y का बेस होगा, है ना. तो एक काम करते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इसको शो करेंगे, है ना. सिंस D इज इक्वल टू लेट, है ना, ये D को हमने B क्रॉस C मान लिया. देन we show that D is countable base. D is countable base. तो हम इसको क्या शो कर देंगे, काउंटेबल बेस शो कर देंगे, है ना स्टूडेंट्स. अब देखिए सिंस B and C are countable, है ना, countable, it implies that
D is equal to B cross C is also countable, is countable. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नेट वगैरह की तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होता है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होता है, बट इनफाइनाइट प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। इनफाइनाइट में क्योंकि आपके पास अनकाउंटेबल प्रोडक्ट भी आ जाता है और अनकाउंटेबल प्रोडक्ट का काउंटेबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब हमने एक काम तो कर दिया कि हमने काउंटेबल तो शो कर दिया, अब केवल हमें क्या शो करना है, इसको बेस शो करना है ना। सिंस वी नो दैट K इज इक्वल टू B क्रॉस C, है ना। सिंस वी नो दैट K इज इक्वल टू, नहीं B और C यूज ले रखे हैं तो हम G क्रॉस H यूज कर लेते हैं, वेयर G इज एलिमेंट ऑफ T का, H इज एलिमेंट ऑफ V का, है ना। K इज इक्वल टू G क्रॉस H, है ना, इज बेस फॉर X क्रॉस Y। ये जो सेट है हमारे पास, हमारे थ्योरम नंबर फर्स्ट से ये जो सेट है ये क्या होता है, हमारे पास काउंटेबल होता है, सॉरी बेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये बेस होता है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ बेस, है ना, देन बाय डेफिनेशन ऑफ बेस, बेस की क्या डेफिनेशन होती है, X इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट N होता है बेस की डेफिनेशन। तो क्या बोलते हैं कि ये एलिमेंट होता है फॉर ऑल, ये भी होता है फॉर ऑल, और ये होता है आपके पास देयर एग्जिस्ट। अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस के पास बेस है तो for each x is element of capital X and for each neighborhood n of x there exists B is element of base such that ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेस की डेफिनेशन में काफी बार आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ बेस for each x is element of, for each x is element of x नहीं, x कोमा y, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में है बेस, है ना। for each x कोमा y is element of x क्रॉस y and for all या for every neighborhood n of x comma y there exists B, या फिर बोल दीजिए आप कुछ इसको there exists G क्रॉस H such that, क्योंकि ये आपका बेस होता है ना, तो ये there exists इसके अंदर से ही तो जाएगा G क्रॉस H such that इसको वहां लिख देते हैं, such that x comma y is element of G cross H subset n। ये बेस की डेफिनेशन है ना, जो कि मैं बोलता हूं बार बार x B subset n, है ना, ये वही चीज है। अब देखिए which implies that x is element of G का होगा, y एलिमेंट आपका H का होगा, है ना। सिंस, अब देखिए एक बात बताइए आपके पास, सिंस कैपिटल B is a base, it implies that अगर कैपिटल B आपके पास बेस है, बेस मतलब काउंटेबल बेस है ना, बेस है क्योंकि बेस गिवन है, ये चीज आपको गिवन है ना। B is a base, then for each x is element of capital X and for every neighborhood of X there exists Bi is element of capital B such that, क्योंकि ये जो आपके पास बेस है उसके पास एलिमेंट किस टाइप के हैं, आपके इस बेस के पास एलिमेंट किस टाइप के हैं, बेस के पास एलिमेंट Bi टाइप के हैं। तो ये B आपके पास बेस है, तो फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ x के लिए और फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ x के लिए आपको एक Bi ऐसा मिलेगा सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ Bi सबसेट G।
ठीक है। किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, तो मैंने आपसे कहा कि ये आप डेफिनेशन को ढंग से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी नेबरहुड। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आई है कि आपने फॉर एवरी नेबरहुड बोला तो जी क्यों ले लिया। अब न्यू बताइए आप मुझे कि जी एलिमेंट कहाँ का है, टी का है। जी एलिमेंट टी का है, तो जी इज टी ओपन, और ओपन सेट ही तो क्या ओपन, और हर ओपन सेट क्या होती है, एक नेबरहुड होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, ओपन सेट क्या होती है, हर एक ओपन सेट क्या होती है, नेबरहुड होती है। क्यों होती है, क्योंकि x इज एलिमेंट ऑफ g, सबसेट g आप लिख सकते हो, है ना। तो आप लिखते हो x इज एलिमेंट ऑफ g सबसेट n, तो n क्या होता है, नेबरहुड होता है। पर g सबसेट g लिखा तो g भी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। तो ये g क्या हो गया आपके पास, नेबरहुड हो गई। तो जब हर नेबरहुड के लिए सेटिस्फाई है तो इस g ने हमारा क्या बिगाड़ा, तो हम यहाँ g नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। सिमिलरली C is a base for V, है ना। इसके लिए बेस है तो हम क्या लिखेंगे, Y is element of C J सबसेट H। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, C J सबसेट ऑफ H। अब देखिए इसको बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ g क्रॉस h, सॉरी bi क्रॉस ci सबसेट ऑफ g क्रॉस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए मैंने आपको पिछली जो फर्स्ट थ्योरम जिसमें बताया था कि जिसको भी आपको बेस शो करना है उसका एलिमेंट यहाँ बीच में आ जाना चाहिए, और ये वाली क्या होनी चाहिए, नेबरहुड होनी चाहिए, है ना। तो बीच में एलिमेंट आ जाना चाहिए जिसको भी आप बेस शो करते हो, है ना। अब देखिए, अब ये तो किसका सबसेट है, देखिए ये तो किसका सबसेट है, आपके पास n दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास g क्रॉस h सबसेट ऑफ n, तो सबसेट ऑफ n बाय स्टार, इसको स्टार इक्वेशन डाल देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ bi क्रॉस ci सबसेट ऑफ n। तो आपने क्या, अच्छा ये n नेबरहुड है ना, तो n सिंपल n आएगा। तो x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ bi क्रॉस ci सबसेट ऑफ n। तो आपने क्या शो किया, आपने शो किया 10, हमने शो किया कि for each x comma y is element of x cross y and for every neighborhood n of x comma y, ठीक है ना। तो हमने शो किया कि for each इसके लिए, for every इसके लिए there exist, हमको एक ऐसा मिल गया, there exist bi cross ci is element of कैपिटल B क्रॉस C which is odd D, है ना, वो हमारा क्या है, D है। तो देयर एग्जिस्ट हमको ऐसा मिल गया कि सच दैट x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ bi क्रॉस cj इज सबसेट ऑफ n, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास j है। तो ये किसकी डेफिनेशन बनी, ये डेफिनेशन बनी बेस होने की। तो ये जो एलिमेंट जहां का होता है ना, वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, विच एम्प्लाइज दैट D इज अ बेस, जो क्या है, बेस है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, विच एम्प्लाइज दैट D इज अ काउंटेबल बेस। तो आपने D को x क्रॉस y के लिए क्या शो कर दिया, काउंटेबल बेस शो कर दिया। इट एम्प्लाइज दैट x क्रॉस y कोमा W इज अ काउंटेबल बेस। आपने एक बेस लिया और उसको क्या शो कर दिया, काउंटेबल शो कर दिया। तो अगर आपके पास किसी स्पेस के पास अगर एक काउंटेबल बेस है तो वो सेकंड काउंटेबल होता है, और सेकंड काउंटेबल है तो उसके पास एक काउंटेबल बेस होती है। तो आपने काउंटेबल बेस शो कर दी, डी इज अ काउंटेबल बेस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x इज सेकंड काउंटेबल, हैंस द थ्योरम। तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी जो वीडियो पर जो व्यूअर्स हैं, जो व्यूज हैं, वो
अनसब्सक्राइब ज्यादा है ना। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज्यादा देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।